Namaskar, Sat Sri Akal, Adab. I'm lecturer of English Yogendra Singh. Welcomes you all on this new topic of our EVS teaching methods. And we have studied about what is social science and what is social studies in EVS. And now we'll study about the what is the natural science. So let's start our class. और हमने जो EVS में पढ़ा रहा हूँ, I'm taking all the PYQs and everything इन माई माइंड. सो आपको बस सुनना है, आपकी हर एक चीज़ को मैं कवर अप करने वाला हूँ. सो बी अटेंटिव इन दिस क्लास एंड लिसन केयरफुली. और हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एकदम डीप बाय डीप वर्ड बाय वर्ड बात करेंगे अपन, और आपको आराम से अच्छे तरीके से समझ में आएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम बात करें किसकी बात करें हम, कि हम ईवीएस की बात कर रहे थे. हमने इससे पहले एक बार मैं आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. हमने क्या बात कर ली थी, हमने बात कर ली थी कि सर ईवीएस की बात कर रहे थे. हमने कहा ईवीएस है वो 3 सब्जेक्ट से मिलके बना होता है. पहला होता है अपना साइंस. साइंस का मतलब नेचुरल साइंस. दूसरा होता है अपना सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस. और तीसरी अपनी होती है एनवायरमेंटल एजुकेशन. हमने अभी तक किसके बारे में बात कर ली थी, हमने इस टॉपिक के बारे में बात कर ली थी कि सोशल साइंस क्या होती है. हमने क्या बात कर ली थी, सोशल साइंस क्या होती है. अब हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कि सर साइंस क्या होती है. साइंस क्या होती है, हम अगर एग्जैक्ट वर्ड्स में बात करें तो हम बात करेंगे सर नेचुरल साइंस क्या चीज़ होती है. नेचुरल साइंस क्या चीज़ होती है, देखो हमें बहुत ही स्पष्ट है इसी चीज़ से क्या, कि नेचुरल साइंस में क्या होगा कि सिस्टमेटिक क्या होगा. नेचुरल साइंस की डेफिनेशन के लिए सबसे पहला वर्ड है, वो वर्ड आपको ध्यान रखना है. सबसे पहला वर्ड क्या है अपना, सिस्टमेटिक और ऑर्डर्ड नॉलेज. ये 2 कीवर्ड है, सिस्टमेटिक और ऑर्डर्ड नॉलेज इज साइंस. साइंस क्या होती है, साइंस में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, कि वो सिस्टमेटिक होता है. पहला क्या होता है, वो सिस्टमेटिक होता है. और उसके अंदर क्या होता है, ऑर्डर होता है. और क्या होता है, ऑर्डर होता है. मतलब साइंस की पहली विशेषता वो यही विशेषता है पहली, कि सिस्टमेटिक होगा, उसके अंदर एक सिस्टम से बना हुआ होगा. ऐसे नहीं है कि हर कुछ ही इधर का उधर नहीं. एक प्रॉपर सिस्टम से कोई चीज़ होगी और वो ऑर्डरली होगी. और क्या होगा उसके अंदर, एंड द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू साइंस सिस्टमेटिक स्टडीज ऑफ नेचुरल साइंस इज वेरीफाइड बाय द एक्सपेरिमेंट. कोई भी एक ऐसा नॉलेज जो क्या हो, सिस्टमेटिक हो. अगर हम बात करें किसकी बात करें, अगर हम बात करें अपने न्यूटन की बात करें, हम बेसिक बात करते हैं, तो न्यूटन ने किसका आपका जो सिद्धांत दिया, आपका आइंस्टाइन ने किसका सिद्धांत दिया, इन्होंने सिद्धांत दिए ग्रेविटेशन के. तो ग्रेविटेशन का नॉलेज है क्या, सिस्टमेटिक नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है. और क्या हम ग्रेविटेशन के नॉलेज है, क्या हम उसको एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल हम एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं. क्या हम जी की वैल्यू आती है जो 9.8 आती है, जो ग्रेविटेशन की वैल्यू आती है, क्या वो सब जगह कॉन्स्टेंट होती है, सेम होती है, क्या होती है, वो हर जगह वो सेम रहेगी, हर जगह 9/8 सेम रहेगी. और अगर अलग होगी, चांद पे जाएंगे तो जी की वैल्यू 9/8 नहीं रहेगी, तो वहाँ पे कैसे अलग होगी. वो सब क्या होगा, सिस्टमेटिक और ऑर्डर्ड नॉलेज है, और हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. तो ऐसा नॉलेज जो सिस्टमेटिक और ऑर्डरली हो और जिसको हम वेरीफाई कर सकें, वो क्या होते हैं, साइंस होते हैं. और द वर्ड विज्ञान, अगर हम हिंदी में बात करें कि जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं, साइंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं. वी प्लस ज्ञान इज द संधि विच्छेद ऑफ दिस. इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विज्ञान विच मीन्स द स्पेशलाइज्ड नॉलेज. विज्ञान का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या हो गया, विशेष. वी का मतलब क्या हो गया अपना, विशेष ज्ञान. विशेष ज्ञान स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसको हम क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे. तो हमने दोनों बातें कर ली. कौन कौन सी दोनों बातें कर ली, हमने बात कर ली साइंस क्या होता है, और हमने बात कर ली कि विज्ञान क्या होता है. साइंस का ध्यान रखना है, बेसिक डेफिनेशन हम अभी और चार साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें की, उनके बारे में पढ़ेंगे. मोटा मोटी ले दे कि यही बात होती है कि सब ऑर्डरली होना चाहिए, और जिसको हम वेरीफाई कर सकें वो क्या होता है, साइंस होता है. साइकोलॉजी में भी आपको आता है कि साइकोलॉजी इज एन साइंस और आर्ट. तो हम क्या बोलेंगे, साइंस तो वो है ये. क्यों, क्योंकि साइकोलॉजी भी क्या आपका, एजुकेशन साइकोलॉजी भी क्या आपका सिस्टमेटिक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. नेचुरल साइंस की हमने बात कर ली. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन. डब्ल्यू सी डेम्पियर ने क्या डेफिनेशन दी, किसकी, साइंस की क्या डेफिनेशन दी. साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज. कैसा नॉलेज है, सिस्टमेटिक नॉलेज है, ये हम पढ़ चुके. मतलब एक क्रम से नॉलेज होगा,
ऑफ नेचुरल थिंग्स, कौन सी चीज़ों का, जो प्रकृति में पाई जाती है, जो नेचर में पाई जाती है, उनका कैसा है, सिस्टमेटिक नॉलेज है। एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स थ्रू विच दो सब्जेक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड। और कैसा होता है ये, लॉजिकल होता है। कैसा होता है, लॉजिकल होता है। तो हमने तीन चीज पढ़ ली। डेम्पियर ने स्पेसिफिकली चीज क्या कही कि साहब सिस्टमेटिक तो होगा ही होगा, सिस्टमेटिक तो होगा ही होगा, प्लस कैसा होगा, लॉजिकल होगा। कैसा होगा, लॉजिकल। अच्छा आप बोलोगे सर लॉजिकल कैसे होगा? अच्छे साइंस टीचर होते हैं, कभी भी आपको चीजें रटवाते नहीं है, वो चीजें आपको दिमाग में एकदम स्मूथ, धीमे 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 विथ लॉजिक चीजें डालते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ों को विथ लॉजिक पढ़ते हैं, जब हम चीज़ों को विथ लॉजिक पढ़ते हैं तो हमें उनको रटना नहीं पड़ता, क्योंकि हम उनको समझ के साथ पढ़ते हैं, हम उनको तर्क के साथ पढ़ते हैं। तो इसलिए साइंस कैसा नॉलेज है, डब्ल्यू.सी. डेम्पियर के हिसाब से आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं, ताकि कीवर्ड से हमको डेफिनेशन पता लगा पाएँ। जो सबने डेफिनेशन सबने सही बताई है, डब्ल्यू.सी. डेम्पियर ने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वो भी सही है, जो आपके अलग अलग ने कहा, सब कुछ सही है। पर एग्जाम में सवाल जब भी आता है कि डेफिनेशन किसने दी, तो आपको बस दो चीज़ देखनी, कौन सी देखनी है, लॉजिकल देखना है और आपको सिस्टमेटिक देखना है। अगर ये दोनों चीज़ें आ जाए तो क्या बोलेंगे हम, ये डब्ल्यू.सी. डेम्पियर की दी हुई डेफिनेशन है। किसके बारे में, अबाउट द साइंस। हमने ये चीज़ पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में किसने क्या डेफिनेशन दी। बिल्कुल सर, हम पढ़ते हैं इसके बाद में। अब हम आइंस्टीन की बात करते हैं। हाँ, किसकी बात करते हैं, आइंस्टीन। आइंस्टीन के देखो क्या इक्वेशन दी हुई है, E बराबर mc²। आइंस्टीन ने क्या कहा, किसके बारे में, साइंस के बारे में। आइंस्टीन ने साइंस के बारे में कहा कि साइंस इज द अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट ए लॉजिकल रीजन सिस्टम। कैसा सिस्टम बनाने की कोशिश करता है, लॉजिकल होता है। वो कैसा होता है, लॉजिकल होता है। एक नंबर पे सिस्टम, जो भी सिस्टम बनाएगा साइंस वो लॉजिकल होगा, उसमें लॉजिक होगा, रीजनड होगा। लॉजिक और रीजन एक ही बात होगी, उसमें एक रीजनिंग होगी। बिना रीजनिंग के नहीं है कि आया और उठा के कह दिया कि E बराबर mc² होगा तो होगा, क्योंकि मैंने कह दिया, मेरे को छाया आई थी भैरू जी की, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे एक लॉजिक होगा, उसके पीछे आपका एक रीजन होगा, और थॉट आउट ऑफ द डाइवर्स क्योस ऑफ आवर सेंस परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस। और क्या होता है, ये देखो, डाइवर्स क्योस ऑफ आवर सेंस परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस। हमारे जो सेंसेस हैं वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। अब ये अभी आप पढ़ सुन रहे हो, वही रिसीव कर रहे हो। आपके रूम में ठंड भी हो सकती है, जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, गर्मी भी हो सकती है, वो भी आपकी बॉडी सेंस को रिसीव कर रही है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप, हो सकता है कि साथ में चने खा रहे हो पढ़ते पढ़ते, या तो भी आपकी बॉडी रिसीव कर रही है। हो सकता है आपको अच्छी स्मेल आ रही हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो स्मेल कर रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारी बॉडी सेंसेस करती है, और उन सेंसेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन ब्रेन में लेते हैं। और जब सारी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन क्या होंगे, वो जब लॉजिकल होगी इंफॉर्मेशन, रीजनड होगी, और किससे होगी, जो हमारे क्योस है, मतलब जो तितर बितर इंफॉर्मेशन है, उन सबको लॉजिक और रीजन के साथ में जो कोई भी हम चीज़ें ग्रहण करेंगे, वो क्या होगी, नेचुरल साइंस होगी। हम ये साइंस की डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं जे.बी. कॉनेट के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला साइंस के बारे में, साइंस इज द चेन ऑफ इंटरलिंक्ड एम्पेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स। क्या होगा कि दो चीजें होंगी, क्या होगा, एक तो एम्पेरिकल होगा। एम्पेरिकल का मतलब होगा जिसका हम एक्सपेरिमेंट कर सकें और जिसको हम वेरीफाई कर सकें, वो इंफॉर्मेशन होगी। कौन कौन सी होगी, एम्पेरिकल होगी और कॉन्सेप्चुअल स्कीम होगी। और किससे होगी, डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। कि हम जब कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, जब हम कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन हम, हो सकता है जैसे आइंस्टीन ने, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था, वैसे हो सकता है किसी ने, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। हम ऑब्जर्व करें, एक्सपेरिमेंट करें कोई भी चीज़ का, और उससे हम क्या निकालें, हम एम्पेरिकल और कॉन्सेप्चुअल स्कीम निकालें। एम्पेरिकल मतलब जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल मतलब एक दिमाग में एक हम स्कीमा बना के इंफॉर्मेशन निकालें, और क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। इन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम था साइंस एंड कॉमन सेंस। क्या नाम था किताब का, इनकी नाम था साइंस एंड कॉमन सेंस। एंड ही एक्सप्लेन्ड टू एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। पहला उन्होंने कहा साइंस स्टैटिक होती है, दूसरा उन्होंने कहा साइंस डायनेमिक होती है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है।
सर स्टैटिक साइंस क्या होगी? देखो साइंस स्टैटिक भी होती है और साइंस के साथ में डायनामिक भी होती है। स्टैटिक स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जब स्थिर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। अब जो भी नॉलेज है हाल फिलहाल में अपने पास में 2026-27 की हम बात कर रहे हैं, 2026-27 में आज जो भी नॉलेज है वो कैसा नॉलेज है? हमने पिछले 200 साल से डिस्कवरी से धीमे 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 इकट्ठा किया है। हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशंस है, 3 लॉ होती है इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और 3 इक्वेशन होती है ऐसी करके। हाल फिलहाल में 3 इक्वेशन है। तो साइंस का नॉलेज कैसा है? स्टैटिक है। पर साइंस का नॉलेज डायनेमिक भी है। क्या पता कल को तुम में से ही कोई ऐसा इंसान आए जो क्या कर दे, नया एक्सपेरिमेंट कर दे और वो क्या बोले कि साहब नहीं, मैंने चौथी इंफॉर्मेशन भी आपके फोर्थ आपका जो है क्या है, फोर्थ आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मैंने डिस्कवर कर दी है। तो हम साइंस को क्या मानेंगे? तो हम साइंस को मानेंगे कि साइंस क्या है? डायनेमिक है, कॉन्स्टेंट, खुद कॉन्स्टेंट है ये। पर ये क्या कह रहा है? साइंस स्टैटिक भी है और साइंस डायनेमिक भी है। किताब लिखी है, कौन कौन सी लिखी है? साइंस एंड कॉमन सेंस, साइंस एंड कॉमन सेंस, ये हमने बात कर ली। जे बी कि अब हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू साहब है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा साइंस डज नॉट मेयरली मीन मेकिंग थिंग्स बिगर और स्मॉलर इन टेस्ट ट्यूब एंड कंबाइनिंग देम। कि साइंस का मतलब ऐसा नहीं है, क्या नहीं है, कि हम चीज़ों को बड़ा और छोटा करें। क्या करें? हम चीज़ों को बड़ा और छोटा करें। कहाँ पे? टेस्ट ट्यूब में। हम ऐसे ऐसे मिला मिला के चीज़ें देखें और बड़ा छोटा करें और हम बोल दें ये साइंस है। नहीं, वो साइंस नहीं है। बल्कि साइंस क्या है? इट इज़ ट्रेनिंग आवर माइंड, हमारे ब्रेन को क्या ट्रेन करने का है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड। हमारे ब्रेन है उसको हम जब साइंटिफिक मेथड से ट्रेन करते हैं, जब हम साइंटिफिक मेथड से ट्रेन करते हैं उसको हम साइंस बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब में चीज़, ये बड़े वाले टेस्ट ट्यूब में छोटे में केमिकल डाल दिया, छोटे से बड़े में केमिकल डाल दिया, वो साइंस नहीं है। बल्कि ये साइंस क्या है? एक अपना टेम्परामेंट ऑफ माइंड है, हमारे दिमाग के सोचने का तरीका साइंस है। कोई समस्या आई, समझ आते हैं आप घबरा गए, अरे अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो क्या हो गया साहब? आपको साइंस का मतलब ही नहीं। कोई समस्या आई, प्रॉब्लम आई कि सर मेरे को तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है? मेरे को रीट की तैयारी करनी है। बिल्कुल रीट की तैयारी करनी है, क्या करूँ? तो ऐसा करो कि आप अच्छी बुक्स ले आओ। अच्छी बुक्स कौन सी होगी? अच्छी बुक्स वो होगी जो आपको टीचर्स बताएंगे। अच्छा टीचर्स कहाँ से ढूंढूं मैं? हाल फिलहाल में यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे टीचर्स ढूंढो आराम से। और आप यूट्यूब पे गए, आपने अच्छा टीचर ढूंढा, आपने 2-3 टीचर देखे, आपने बोला हाँ यार ये टीचर अच्छा है, टीचर अच्छा। फिर आपने क्या किया? आपने उसको यूट्यूब पे क्लासेस देखी, फिर आप कोई किसी एप्लीकेशन में गए, आपने कोर्स परचेज कर लिया, फिर आपने नोट्स परचेज कर लिए और क्लासेस के साथ आप पढ़ रहे हो। तो क्या हुआ? प्रॉब्लम थी आपके पास में। प्रॉब्लम क्या थी? कि आपको तैयारी करनी थी। सॉल्यूशन क्या निकाला आपने? पूरा एक साइंटिफिक चेन से सॉल्यूशन निकाला, हाँ इसका ऐसे ऐसे करके हम ये कर सकते हैं, और आपने एग्जाम क्रैक कर दिया। तो आपका जो मेथड है, ये ब्रेन है, ये कैसा साइंटिफिक है। आपने लॉजिकल तरीके से सोचा और कर दिया। अरे मेरे पास तो किताब भी नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरे तो कोई लगा हुआ ही नहीं है रीट में, कैसे तैयारी होती है, ये सब चीज़ें करते हो। तो आपका ब्रेन कैसा नहीं है? साइंटिफिक नहीं है। यही जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ तोड़ के, चीज़ों को एनालिटिकल तरीके से सोच के उसको सॉल्यूशन निकालना ही क्या होता है? अपना साइंटिफिक मेथड होता है। ये हमने जवाहरलाल नेहरू की बात कर ली। अब हम बात करते हैं, छोटी सी बात कर लेते हैं, क्या करते हैं? ईवीएस और नेचुरल साइंस में क्या होता है? ईवीएस यूजेस साइंस टू अंडरस्टैंड नेचर। ईवीएस में जो साइंस होती है, क्या ईवीएस है हमारा टॉपिक, क्या चल रहा है? ईवीएस का चल रहा है। तो क्या ईवीएस में हम सॉरी की सारी साइंस लेते नहीं, हम ईवीएस में वही साइंस लेते हैं जिससे हम किसको समझ सकें? नेचर को समझ सकें, जिससे हम लिविंग थिंग्स है, जो चीज़ें जिंदा है, हम उसको समझ सकते हैं, और हम एनवायरमेंटल प्रोसेस को समझ सकें, और हम कोज और इफेक्ट को समझ सकें। ये 4 चीज़ें जो साइंस के जो प्रोसेस में हम नेचर को समझ सकें, हमारे आसपास नेचर है वो कैसा होगा, और क्या होगा जो लिविंग थिंग्स है, ह्यूमंस कैसे होते हैं, बैक्टीरियाज कैसे होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, एनवायरमेंटल प्रोसेस के बारे में, बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, और कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि जब ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ये कोज करेगा तो ये इसका इफेक्ट होगा। उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं किसमें? ईवीएस में पढ़ते हैं। उन साइंस के फिनोमेनन्स को हम ईवीएस में पढ़ते हैं। ई बराबर एम सी स्क्वायर क्या हम पढ़ेंगे क्या ईवीएस में? नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं जिससे बच्चे की अवेयरनेस बढ़ सके, क्योंकि हम ईवीएस क्लास 3, 4 और 5 में ही पढ़ते हैं। चलो ये बात होगी। अब हम बात करते हैं साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। साइंस की एक ब्रांच बायोलॉजी होती है, जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी ब्रांच क्या होती है? दूसरी ब्रांच फिजिक्स होती है। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, कि एनर्जी से
मैटर कैसे निकलेगा, मोशन कैसे निकलेगा, फोर्स क्या होगा, और अपने क्वांटम चीज़ें कैसे होगी। केमिस्ट्री आती है जिसमें हम सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। हम एग्रीकल्चर साइंस पढ़ते हैं। हम ईवीएस की बात नहीं कर रहे, हम जनरल साइंस की बात करें। साइंस में कौन कौन सी ब्रांचेज होती है? एग्रीकल्चर साइंस पढ़ते हैं जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन में क्या आपको होगा, इरिगेशन कैसे करेंगे, क्रॉप को मैक्सिमाइज तरीके से हम कैसे प्रोड्यूस कर सकें उसके बारे में पढ़ते हैं। और हम मेडिकल साइंस पढ़ते हैं जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। और बायोलॉजी में भी ये बॉटनी होगी, बॉटनी प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी है वो किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये ब्रांचेज ऑफ साइंस है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, आपको पता ही होगी। अब हम बात करते हैं सिंपल साइंस इन आवर डेली लाइफ कि सर हम जो ईवीएस में यूज़ करेंगे, हमने ईवीएस में कहा था कि हम सिंपल जो चीज़ें होती है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करेंगे साइंस के हिसाब से, हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। जैसे प्लांट मेक ओवर एयर क्लीन, ये हम किस में पढ़ेंगे? ईवीएस में पढ़ेंगे। पर ये ओरिजिनल किस चीज़ का टॉपिक है? प्लांट्स मेक ओवर एयर क्लीन, ये साइंस का टॉपिक है और ये अपने एनवायरनमेंट को लेके टॉपिक है। और हमने क्या कहा था? हम साइंस जो डेली लाइफ में यूज़ होती है हम वो पढ़ते हैं। हीट कुक्स ओवर फूड, हमारा खाना किससे बनता है? हीट से बनता है। तो हम हीट के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। हीट का कॉन्सेप्ट क्या है? साइंस है ईवीएस में। वाटर कीप्स अस हेल्दी, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने जो बात की थी। देखो हमने अभी जो बात की थी ना कि लिविंग थिंग्स के बारे में, नेचर के बारे में, और एनवायरमेंटल प्रोसेस के बारे में, और कोज इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? यही साइंस की चीजें हम ईवीएस में पढ़ते हैं। तो अच्छा, सन गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी, ये हमारी डेली लाइफ में काम आने वाला चीज़ है कि यहाँ सन आएगा तो सन का कोज करेगा तो इफेक्ट क्या आएगा? उसका इफेक्ट आएगा, हमें एनर्जी मिलेगी, हमारे घर में एनर्जी आएगी। कोज रिलेशन पढ़ लिया। रिसाइकल कीप्स ओवर एनवायरनमेंट क्लीन, रिसाइकल से क्या होगा? हमारी चीज़ें कैसे, एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? क्लीन रहेगा। ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस है। हम कहाँ पढ़ते हैं? ईवीएस में पढ़ते हैं और हम बच्चों को ये चीज़ पढ़ाते हैं। हमने ये, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? बेसिकली आपको चीज़ पता होनी चाहिए। हम बात करें टीचिंग मेथड्स की बात करें, किसके बारे में कर रहे हैं? ईवीएस के बारे में कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए ईवीएस कैसे बना, साइंस से बना। साइंस कैसे बनी? हम एक एक चीज़ को बारीकी में जाके, गहराई में जाके, तह तक जाके हर एक चीज़ का हम कर रहे हैं, अपना एक्सपेरिमेंट्स और नॉलेज को हम गेन कर रहे हैं। अच्छा देखो, साइंस अगर कोई भी चीज़ है तो साइंस कैसे बनेगी? साइंस क्या करेगी? सबसे पहले हम कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या चीज़ को करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। हम आसपास में चीज़ देखेंगे। मेरा फेवरेट एग्जांपल है जो साइंस को सिखाने का है, वो आपका न्यूटन का सेव है। न्यूटन ने ग्रेविटेशन का जो डिस्कवरी है वो कैसे करी? सबसे पहले सेव गिरा। क्या गिरा? सेव गिरा। सेव गिरा तो उसने क्या किया? ऑब्जर्व किया। सबसे पहले उसने क्या किया? ऑब्जर्व किया। अच्छा, ऑब्जर्व करके उसने देखा अरे सेव नीचे गिरा, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसने सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा? साहब सेव नीचे ही क्यों गिरा? सेव ऊपर क्यों नहीं आया? सेव ऊपर क्यों नहीं आया? फिर उसने कहा कि यार कुछ ऐसा होगा कि शायद ये धरती है इसको नीचे खींचती होगी, धरती है इसको नीचे खींचती होगी। तो उसने एक हाइपोथेसिस बनाया, उसने अपने दिमाग में कारण बनाया कि हो सकता है धरती के पास कोई बल होता होगा, क्योंकि तब तक ग्रेविटेशन तो फोर्स था नहीं। तो उसने कहा कि धरती चीज़ों को खींचती होगी, ये उसने हाइपोथेसिस बनाया। फिर उसने उसका एक्सपेरिमेंट किया और उसने चीज़ों को देखा साइंटिफिक तरीके से, और बाद में उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि साहब क्या होता है जी, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू 9.8 होती है, किसमें? अर्थ में होती है। और उसके दो भी एम और एम होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, एक बीच में, हर एक चीज़ के बीच में फोर्स लगता है। और न्यूटन ने वो चीज़ दी। और सिर्फ न्यूटन का ही नहीं, हर एक चीज़ जो साइंटिफिक है वो कोई भी जन्म लेती है वो ऐसे ही जन्म लेती है। सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करते हैं। हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि यार पेट्रोल की कमी आ रही, पेट्रोल की क्या आ रही है? कमी आ रही। तो हम क्या करें? तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि तो देखो, सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन किया पेट्रोल की खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करें? तो हम क्या, सवाल आया हम क्या करें? तो बोले कि साहब हम ऐसी गाड़ी बनाते हैं जो बिजली से चलेगी। अच्छा, बिजली से चलेगी तो अच्छा, बिजली से चलेगी कार कैसे बनाएंगे? साहब हम ऐसे ऐसे करके कार बना लेंगे, एक बैटरी डाल देंगे उसके अंदर और हम सिस्टम इंजन बना देंगे उसका। हम ऐसे ऐसे कर लेंगे। हमने दिमाग में सोच लिया, हमने हाइपोथेसिस बना ली, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किए, साहब ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, और फिर हमने कार के डिज़ाइन को रेडी कर दिया। अगर मान लो हमारा एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस फेल हो गया, भाई मान लो हमने कंक्लूजन किया और वो कंक्लूजन असफल हुआ, हम वापस हाइपोथेसिस बनाएंगे, वापस एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे जब तक कि चीज़ें हमारी सफल नहीं हो जाती। बल्ब का आविष्कार, थॉमस डे सिल्वा, उन्होंने आविष्कार कैसे किया? उन्होंने आविष्कार लगभग 900 बार उन्होंने जब किया कि बल्ब उनका खराब हो गए, तब जाके उनसे बल्ब बना। उन्होंने भी क्या किया? पहले सोचा, फिर उन्होंने हाइपोथेसिस किया, फिर एक्सपेरिमेंट किए, फिर लास्ट में कंक्लूजन पे निकले। और ज़रूरी नहीं कि जो हमारा हाइपोथेसिस हर बार सही हो,
हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, पर गलत और सही किससे हम डिसाइड करेंगे? आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। कहाँ पर? साइंस में। बाकी भगवान वगैरह बालाजी और जिसको भैरू आते हैं उसको तो डिसाइड करना नहीं पड़ता, उसने कह देगा साहब ऐसा होगा तो होगा, कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं है। बट साइंस इज ए लॉजिकल सब्जेक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा सर, हम बात करते हैं और हम एग्जाम क्या बात करते हैं? साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स बेटर। किसने कही ये बात? कही कूर्ट लेविन ने। किसने बात कही? कूर्ट लेविन ने। क्या कहा? साइंस हमें प्रकृति को समझने में मदद करती है। प्रकृति में नदी है, नदी बहती है, तो नदी हमेशा ऊपर से नीचे ही क्यों बहती है? बारिश होती है कैसे होती है? सनलाइट होता है तो पौधे हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन कब बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है? जो भी नेचर के फिनोमिनाज हैं। बर्फ है, बर्फ में तूफान कब आएगा? बारिश कब आएगी? गर्मी होती है तो बारिश आती है। प्रेशर कैसे रिलीज होता है? हमें नेचर को समझने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें साइंस की जरूरत पड़ती है। और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें साइंस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये हमने बात कर ली। और कुर्ट लेविन, किसने बात की? कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन का बार बार नाम पढ़ोगे। किस में बात पढ़ोगे? एक्शन रिसर्च में। किस में बात पढ़ोगे? एक्शन रिसर्च में। एक्शन रिसर्च क्या होता है बेसिकली शॉर्ट में बता देता हूं। एक्शन रिसर्च का क्लासरूम में कैसे यूज करते हैं? कुर्ट लेविन ने कहा कि साहब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, टीचर क्लास में पढ़ाता है, तो टीचर के सामने अलग अलग तरीके की समस्याएं आती हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं आती है, तो उन समस्याओं को सॉल्व कैसे करेगा? उसको सॉल्व करने का तरीका बताया, वो उसने कहा एक्शन रिसर्च। उसने कहा टीचर क्लास में खुद रिसर्च करेगा और एक हाइपोथेसिस बनाएगा कि साहब ये कारण, इसका कारण ये हो सकता है और उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, और फिर लास्ट में रिजल्ट देखेगा और इसी हिसाब से वो अपनी रिसर्च करेगा और क्लासरूम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बताया। बहुत ही इफेक्टिव कारगर तरीका बताया। किसने बताया? कुर्ट लेविन ने बताया। और एक्शन रिसर्च के हिसाब से हमने कहा कि साहब साइंस है वो हमें नेचर को समझने में मदद करती है और हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम साइंस क्यों पढ़ाते हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव है साइंस पढ़ाने का। प्राइमरी लेवल पे हम साइंस क्यों पढ़ाते हैं? टू एक्विट चिल्ड्रन विथ फैक्ट्स। हम बच्चों को क्या बताएं? फैक्ट बताएं कि देखो क्या होगा, ये ऐसे फैक्ट होगा। फैक्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर गर्म चीज के हाथ लगाओगे तो जलोगे, ठंडे के हाथ लगाओगे तो हाथ में ठंड लगेगी। हम प्रिंसिपल्स बताएंगे। क्या प्रिंसिपल्स बताएंगे? खाना किससे बनता है? खाना हीट से बनता है। खाना किससे बनता है? हीट से बनता है। अगर हम अगर हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर में करेंगे तो पानी कैसे आएगा? हम उसको ये चीज़ें समझाएंगे बेसिक लेवल पे, और हम उसको एप्लीकेशन ऑफ साइंस बताएंगे। हम उसको बताएंगे ट्रेन कैसे चलती थी पहले। ट्रेन कोयले से चलती थी, अब ट्रेन कैसे चलती है? अब ट्रेन बिजली से चलती है। गाड़ियाँ कैसे चलती है? ईवी से चलती है। हम हर एक चीज़ के बारे में बच्चों को बताएंगे और हम बच्चों को डेवलपमेंट स्टेजेस में साइंस के बारे में बताएंगे। और क्या है? टू डेवलप एक्सप्लोरेटरी। हम चाहेंगे साइंस हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हमारा क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या पढ़ाने का? साइंस पढ़ाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? साइंस पढ़ाने का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम बच्चे को एक्सप्लोर करना सिखा सकें। हम उसको सिखा सकें कि तुम्हें एक्सप्लोर कैसे करना है, तुम्हें नई नई चीज़ें ढूंढनी कैसे हैं, और तुम्हें सवाल पूछने की टेंडेंसी है। तुम सवाल पूछो कोई भी चीज़ को लेकर, अच्छा सर ये क्यों हुआ, अच्छा सर ये क्यों हुआ, अच्छा सर ये क्यों हुआ। ये प्रकार की टेंडेंसी बच्चे में डेवलप करने के लिए हम क्या पढ़ाते हैं? बच्चे को साइंस पढ़ाते हैं और नेचुरल क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। हर चीज के साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब वो नहीं होता अरे साहब वो तो देखो तो भाव में तन के रहता है, अरे भाई वो एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड का मतलब है नजरिया, किसी भी चीज को देखने का नजरिया। कोई भी चीज है और आप उसको साइंटिफिक तरीके से देखोगे। अब जैसे साइंटिफिक तरीका क्या होता है हमें कैसे मालूम चलेगा? जो चीज लॉजिकल होगी, जो चीज सिस्टमेटिक होगी वो क्या होगा, और जो एक्सपेरिमेंट करके हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं वो चीज़ कैसी होगी? साइंटिफिक होगी। हम लॉजिकल और साइंस के हिसाब चीज़ों को देखेंगे, वो हमारा होगा साइंटिफिक मेथड होगा हमारा। तो हम चाहते हैं बच्चे के साथ में कोई दिक्कत हो तो वो उसको साइंटिफिक तरीके से समझा सके, साइंटिफिक तरीके से किसी प्रॉब्लम को वो समझे। अच्छा, हमने ये बात कर ली सर, और हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? टू कोज इफेक्ट रिलेशनशिप। कोज और इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या होगा? अब मान लो यहाँ पर एक ये सब लकड़ियाँ रखी, यहाँ पे सब छोटी छोटी सिल्लियाँ रखी हुई है, हमने एक को धक्का दिया तो क्या होगा? ये इसके ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर गिरेगा और यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हमने ये कोज किया, हमने एक काम किया तो इसका इफेक्ट क्या निकला? इसका ये इफेक्ट निकला। ये हम डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। एक चीज से अलग अलग चीजें होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? साइंस पढ़ाने का तरीका है कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये सब चीज हम किसमें पढ़ाते हैं? साइंस, इसलिए हम पढ़ाते हैं। टू डेवलप क्रिएटिविटी। बच्चा खुद से चीजों को बनाए और क्या करे? एनालिसिस करे। कोई भी सवाल है
उसको तोड़ तोड़ के, चीजों को तोड़ तोड़ के देखना क्या होता है, एनालिसिस होता है। और क्या करे बच्चा, क्रिटिकल थिंकिंग करे। बच्चा क्या करे, क्रिटिकल थिंकिंग करे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होगा कि चीजों को क्या होगा, वो जैसे मैंने आप जैसे किसी ने बताई, क्या बताया किसी ने, अरे बाहर जाएगा बच्चा तो हाउ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाउ आ जाएगा। और बच्चे ने हाउ मान लिया। नहीं, बच्चा बोले हाउ क्या होता है, कैसा होता है हाउ, मैं तो नहीं मानता हाउ को, हमने देखा ही नहीं कभी हाउ। वो जब चीजों को एनालाइज, जब वो चीजों को क्रिटिकल थिंकिंग करेगा और वो अपने दिमाग से काम लेगा, वो तब असली उसको साइंस पढ़ाने का मकसद रहेगा। और क्या होगा, टू हेल्प चाइल्ड डिस्कवर, बच्चे को हम मदद करें नई चीजों को खोजने में। और अंडरस्टैंड, और हम अंडरस्टैंड करें बच्चों को किसके बारे में, जो हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, कि एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। अच्छा, पोल्यूशन से क्या होता है, रिवर बह रही है तो रिवर के अंदर कचरा डालने से क्या होता है। मतलब हमारी जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने में बच्चे की हेल्प करें, तो क्या होती है, वो होती है अपनी साइंस पढ़ाने का अपना एक, वो भी अपना ऑब्जेक्टिव होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बच्चे को हम क्या दें, थ्योरेटिकल नॉलेज दें। क्या दें, थ्योरेटिकल नॉलेज दें और प्रैक्टिकल नॉलेज दें, किस चीज़ का, रियल लाइफ का। बच्चे को हम थ्योरेटिकल नॉलेज दें कि जब तुम्हें ऐसी चीज़ आएगी तो तुम्हें क्या करना है, ऐसी चीज़ आएगी तो तुम्हें क्या करना है। और हम जैसे खाना कैसे बनाते हैं, सोलर कुकर कैसे, सोलर कुकर है कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं। हम जब बच्चों को स्टार्टिंग में हम कोडिंग के बारे में सिखाएंगे, वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स हैं, वो हम किस में देते हैं, साइंस में देते हैं। साइंस पढ़ाने के हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को सिखाएं ईमानदारी। साइंस है ईमानदारी, साइंस कभी भी दगा नहीं करती, साइंस कभी भी झूठ नहीं बोलती। जो साइंस है वो सामने होती है। इंटीग्रिटी सिखाएं। और हम सिखाएं कॉपरेशन सिखाएं। बच्चे मिलके जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो क्या सीखेंगे, वो कॉपरेशन सीखेंगे। और कंसर्न फॉर लाइफ एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, और वो एनवायरनमेंट के लिए भी चीज़ों को जाने। हम ये चाहेंगे बच्चे, और बच्चे अगर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें, मतलब बच्चों का सोचने का नज़रिया कैसा हो, साइंटिफिक हो। प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का तरीका कैसा होगा उनका, साइंटिफिक होगा। हम इसीलिए बच्चों को साइंस पढ़ाएंगे। अच्छा, हम और बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कि और क्या है, एस्थेटिक सेंस। क्या है एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक क्या होता है, एस्थेटिक ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, एस्थेटिक। इसी को तो बोलते हैं एस्थेटिक, ये वाला। अरे साइंस इज सो ब्यूटीफुल, साइंस इज सो क्यूट। मतलब हम जब चीजों को अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, यार तुम देखो ना यार क्या कमाल चीज है साइंस, साइंस कितना शानदार चीज है। साइंस मतलब साइंस हर एक चीज की हमारी क्वेरी को सॉल्व कर देती है। हम कोई भी सिस्टम बनाते हैं, तुम देखो कि यार हमने मोबाइल फ़ोन बना लिए, मोबाइल फ़ोन जिनसे हम बात कर सकें, यहाँ पे हमने मोबाइल लगाया और वहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं, हम यहाँ से वहाँ का वीडियो देख सकते हैं। मतलब अगर हम सोचें कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो ये एस्थेटिक सेंस है, किसी चीज़ से ब्यूटी को फाइंड करना। हम चाहते हैं बच्चे को साइंस की ब्यूटी फाइंड करें। और क्या है, वो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी है साइंस की, उसको फाइंड करें। वो टेक्नोलॉजी है, वो सब चीज़ें उनको अच्छी लगे। और वो नेचर के प्रति, नेचर के प्रति उनका प्यार है वो जागृत हो। बच्चे समझें कि जल है तो कल है, जल है तो कल है, जल को हमें बचाना है, हमें हमारी पृथ्वी को बचाना है, हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है। ये चीज़ें हम किस में सिखाएंगे, ये सब चीज़ें हम साइंस में सिखाएंगे। और क्या चाहते हैं कि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कैसा, ये देखो एनर्जी, एनर्जी किससे बनती है, मैटर से बनती है। कोई भी मैटर है उसमें एनर्जी होती है, मैटर से हम एनर्जी बना सकते हैं, एनर्जी से हम क्या बना सकते हैं, मैटर बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मैटर फूड, इससे खाना भी, मैटर से खाना भी होता है। ये हम सब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे उसको। हम समझाएंगे इवोपोरेशन क्या होता है, हम समझाएंगे इवोपोरेशन क्या होता है, हम समझाएंगे उसको कि आपका जो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जब हम ये सब चीज़ें समझाएंगे, वो साइंटिफिक वैल्यू है, हम वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स है, बच्चा वो भी चीज़ें को समझे। अगर हम बात करें तो हमने क्या बात की अभी तक, हमने बात की कि साहब फिजिकल साइंस होती है, साइंस की हम बात करें, साइंस की बात करें तो एक तो फिजिकल साइंस होती है। फिजिकल साइंस हमेशा डील करेगी किसके साथ में, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में। जैसे आपकी केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री कैसी होगी, फिजिकल साइंस। लाइफ साइंस होती है जो डील करेगी आपके लिविंग, इसमें फिजिकल साइंस, फिजिक्स भी आ गई, क्या आ गई, फिजिक्स भी आ गई। और क्या हो गया, इसमें आपकी आ गई जूलॉजी बोटनी, क्या आ गई आपकी, जूलॉजी और बोटनी आ गई। वो किस में आ गई, अपनी लाइफ साइंस में आ गई। अर्थ साइंस, अर्थ साइंस में क्या आ गई, जिसके बारे में हम पढ़ें, क्या पढ़े आपने, जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ें कि अर्थ में आपके अर्थ के कैसे आते हैं, वॉल्केनो कैसे आते हैं। और स्पेस साइंस जिसमें हम स्पेस के बारे में पढ़ें, और एनवायरनमेंट साइंस जिसके हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ें। ये अभी तक हमने पूरी पूरी बातें कर ली थी। अच्छा,
और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि साहब एनवायरनमेंट एजुकेशन है। एनवायरनमेंट एजुकेशन हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया ईवीएस में क्या होती है, एक तो साइंस होती है, एक एसएसटी होती है, तीसरी क्या चीज़ होती है? एनवायरनमेंट एजुकेशन। अब हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे में, थोड़ी सी बात करेंगे एनवायरनमेंट एजुकेशन के, बाकी हम बाद में बात करेंगे। एनवायरनमेंट एजुकेशन के हमने ईवीएस पढ़ रहे हैं, ईवीएस को तोड़ तोड़ के हमने पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, एसएसटी पढ़ लिया, अब एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या होती है? एनवायरनमेंट एजुकेशन इज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है? इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, जो कि हर लेवल पे पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट है, हमारे क्या दिमाग में क्या आ गया कि एनवायरनमेंट है वो कहाँ सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे नहीं नहीं, एनवायरनमेंट साइंस में आपकी बीए होती है, एनवायरनमेंट साइंस में आपकी बीएससी होती है, एमएससी होती है, आपका पीएचडी होती है एनवायरनमेंट साइंस में, और एनवायरनमेंट एजुकेशन में, सॉरी एनवायरनमेंट एजुकेशन में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, और हर लेवल पे पढ़ाई जाती है। और क्या हुआ कि ये एनवायरनमेंट एजुकेशन है, हम इसकी टाइमलाइन के बारे में पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट एजुकेशन कैसे शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ। सबसे पहले 1966 में कौन सा आयोग आया? कोठारी आयोग आया। और जिसने क्या कहा? जिसने कहा कि साहब आप एनवायरनमेंट एजुकेशन है, एनवायरनमेंट के एजुकेशन के बारे में भी आप पढ़ाओ। एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? जैसे आपके पॉपुलेशन स्टडीज आ गया। कौन सा सब्जेक्ट आ गया? पॉपुलेशन स्टडीज आ गया, आपका एनवायरनमेंट कंजर्वेशन आ गया। ये सब किस में आते हैं आपके? ये आपके आते हैं आपके एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंदर आते हैं। उन्होंने कहा 1964-66 के बीच कमीशन बैठा। कौन सा कमीशन बैठा? कोठारी कमीशन बैठा। उन्होंने कहा कि साहब आप इसको भी पढ़ाओ। इससे पहले तो इसकी बात ही नहीं होती थी। सबसे पहली बार किसने बात करी? कोठारी आयोग ने बात करी। फिर 1986 में क्या आया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। पॉलिसी में क्या बोला? बोले पॉलिसी बनाई। पॉलिसी में क्या बोला? आप एनवायरनमेंट एजुकेशन करिकुलम का पार्ट बनाओ। करिकुलम में कहाँ पे? छोटे बच्चों को पढ़ाओ, बड़े बच्चों को पढ़ाओ। उन्होंने कहा कि आप एनवायरनमेंट एजुकेशन उसको पढ़ाओ, करिकुलम का पार्ट बनाओ। क्योंकि समिति का काम सिर्फ सिफारिशें करना है, पॉलिसी का काम सिर्फ पॉलिसी बनाना है, इंप्लीमेंट करने का काम नहीं है। 86 में बात हुई। फिर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमेशा बनता है आपका नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क बनता है। और इसमें क्या कहा? 1988 में 86 में जो पॉलिसी आई, पॉलिसी के बाद में 88 में उसमें काम हुआ। 88 में एनसीएफ बना। एनसीएफ में क्या बोला? उन्होंने कहा कि साहब आप स्कूल में पढ़ाना शुरू करो। कहाँ पे शुरू करो? स्कूल में पढ़ाना शुरू करो। और सबसे पहली बार एनवायरनमेंट एजुकेशन को ईवीएस का पार्ट या स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए कब कहा गया? 1988 में कहा गया, एनसीएफ में कहा गया। और क्या कहा गया? एनसीएफ 2005 आया। एनसीएफ 2005 में क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब एनवायरनमेंट एजुकेशन है वो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होगा। कहाँ पे? हर एक लेवल पे इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होगा। और हम प्राइमरी लेवल में पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? इन्वायरमेंट एजुकेशन पढ़ाएंगे। और 75% कंटेंट होगा वो अवेयरनेस होगा और कॉन्शियसनेस के बारे में होगा। आप देखना थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बाद अंदर हम जो भी पढ़ते हैं वो मोस्टली एनवायरनमेंट साइंस में पॉपुलेशन स्टडीज नहीं आती है। उसके अंदर आपके जो आपके सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स है वो उसके अंदर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि एनसीएफ 2005 ने कहा कि 75% ऑफ द कंटेंट ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन मस्ट बी अबाउट द अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा हमारा प्राइमरी लेवल पे सबसे बड़ा काम एनवायरनमेंट एजुकेशन को पढ़ाना है, हमें अवेयरनेस आ जाए बच्चों को, बस हम यही चाहते हैं। ऐसे करके एनवायरनमेंट एजुकेशन है वो हमारे करिकुलम में आया। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे में आगे की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप दैट you are getting the concepts very well.